वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सीलेंस क्लासेस। मैं हूं अमित और हम कवर कर रहे थे मिडवेल इंडिया को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने मुग़लों का आगमन के बारे में पढ़ा था, जिसका हम आज पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। और उसमें हम कवर कर रहे थे बाबर को। तो हमने देखा था कि किस तरह बाबर को क्या मिलता है, एक आमंत्रण पत्र मिलता है भारत के 3 राजाओं के द्वारा। ठीक है, जो पहले राजा होते हैं वो कौन होता है, इब्राहिम लोदी के चाचा होते हैं। और दूसरा, जब तीसरे जो राजा राणा सांगा होते हैं, राणा सांगा के द्वारा जब उसे आमंत्रण पत्र मिलता है, किस चीज़ का आमंत्रण पत्र, भारत में आक्रमण करने का आमंत्रण पत्र, तो वो क्या करता है, भारत पर आक्रमण करने के लिए राज़ी हो जाता है। अब भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण पत्र दिया क्यों जाता है, इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो उस समय, जिस समय बाबर 1526 ईस्वी में जब इब्राहिम लोदी भारत में दिल्ली सल्तनत का शासक होता है, तो वो अपनी लगातार कूटनीतिक नीतियां चला रहा होता है और लगातार अपने साम्राज्य को बढ़ाता हुआ अन्य राजाओं पर हमला कर रहा होता है। इसी को देखते हुए जो अफगान होते हैं, उसकी कूटनीति नीतियों से अफगान बहुत परेशान होते हैं और भारत के अन्य जो साम्राज्य, छोटे छोटे साम्राज्य के शासक होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। जिस कारण वो आमंत्रण करते हैं किसे, भारत में आक्रमण करने को, बाबर को। और बाबर, इस समय बाबर बैठा रहता है कहाँ, काबुल में। ठीक है, काबुल में शासन कर रहा होता है। तो काबुल से वो आता है हरियाणा। ठीक है, काबुल से वो कहाँ आता है, भारत में युद्ध करने इब्राहिम लोदी से हरियाणा के पानीपत में आता है। ठीक है, तो 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को 7 से 8 दिन की भयंकर लड़ाई के बाद 3 घंटे की लड़ाई में वो मार देता है किसे, इब्राहिम लोदी को। अब इब्राहिम लोदी की सेना जो होती है वो कितनी होती है, 1 लाख तो उसमें सैनिक होते हैं। ठीक है, इब्राहिम लोदी की जो सेना होती है उसमें 1 लाख सैनिक होते हैं और 1000 हाथी होते हैं। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी तक अपना इतना धीरे धीरे अपने साम्राज्य को इतना विस्तृत कर लेता है कि वो 1 लाख सैनिकों की एक बड़ी सेना तैयार कर लेता है। ठीक है, और उधर जब बाबर काबुल से सिंधु नदी को पार करता है, ठीक है, सिंधु नदी जब पार करता है तो अपने साथ वो सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ आया होता है। कितने सैनिकों के साथ, 12,000 सैनिकों के साथ आया होता है। अब 1 लाख सैनिक उस 12,000 सैनिकों के सामने कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन अब बाबर को जो अन्य राजा होते हैं, भारत के साम्राज्य के अन्य जो राजा होते हैं, वो क्या करते हैं, एक आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हें इतने सैनिक देंगे, अपने सैनिक देंगे। किस लिए, इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो फिर भी बाबर की सेना जो होती है वो इब्राहिम लोदी की सेना से बहुत कम होती है। ठीक है, युद्ध के लिए इब्राहिम लोदी की जो सेना होती है वो बाबर की सेना से बहुत ज़्यादा होती है। अब इब्राहिम लोदी, जो बाबर होता है, बाबर के पास होती है एक युद्ध पद्धति, और उस युद्ध पद्धति का नाम होता है तुगलुमा युद्ध पद्धति। ये क्या होती है, तुगलुमा युद्ध पद्धति होती है। ये वही युद्ध पद्धति होती है जो इसने अपने उज्बेक से सीखी होती है, उज्बेक क्षेत्र के लोगों से सीखी होती है। दूसरी चीज, इसकी सबसे बड़ी ताकत होती है इसकी तोपें। ठीक है, ये अपने साथ क्या होता है, भारत में तोपें लेकर आया होता है। और सबसे पहले ये तोपों से भारत में कहाँ आक्रमण करता है, वो करता है सियालकोट पर। ठीक है, सियालकोट पर आक्रमण करता है और भीड़ा का जो किला होता है उसको विजय कर लेता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर करा था। तो तोपखानों का प्रयोग जो सीखा होता है, उसने ये सीखा होता है ईरानों से। ठीक है, इसके बाद उस्मानी पद्धति, ये उस्मानी पद्धति क्या होती है, एक युद्ध नीति होती है कि युद्ध को कैसे लड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये उस्मानी पद्धति, तोपखानों का प्रयोग और तुगलुमा जो युद्ध पद्धति होती है, ये बाबर को पानीपत का युद्ध विजय करने में सहायक होती है। उधर इब्राहिम लोदी ये नहीं सोचता है कि ये कोई पद्धति अपनाएगा या फिर कोई युद्ध पद्धति करेगा। ये डायरेक्ट क्या करता है, इस पर, बाबर पर कूद पड़ता है। ठीक है, यहाँ बाबर अपने साथ 1-2 तोपची भी लाया होता है। उन तोपचियों का नाम क्या होता है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। जो
तोपों के नॉलेज में क्या होते हैं, बहुत बहुत जानकार होते हैं, ठीक है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। अब जब युद्ध होता है तो जो तुगलुमा युद्ध पद्धति होती है ये इसको अपनाता है। तुगलुमा युद्ध पद्धति में ये क्या करता है कि जहाँ पर नगर होता है, पानीपत का जो एक साइड होती है, एक साइड में अपनी सेना लगा देता है, ठीक है, जहाँ मकान होते हैं जिस साइड में, उस साइड में क्या करता है ये अपनी सेना लगा देता है। और दूसरी साइड में, ठीक है, दूसरी साइड में क्या करता है, खाई के थ्रू अपनी सैनिकों की सुरक्षा प्रदान करता है। और वृक्ष भीति से, ठीक है, वृक्ष भीति क्या होता है, एक सपोर्ट होता है, ठीक है, तोपखानों को लगाने का या फिर बंदूकों को लगाने का एक सपोर्ट प्रदान करता है। किसके द्वारा, पेड़ की टहनियों के द्वारा। जब इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना पर टूटती है तो इब्राहिम लोदी चारों तरफ से बाबर की सेना से घिर जाता है और बाबर क्या करता है, अपनी तोपों का प्रयोग से इब्राहिम लोदी की सेना पर हमला कर देता है। उन तोपों का प्रयोग से जो 1000 हाथी होते हैं, ठीक है, 1000 हाथी होते हैं, इसका प्रयोग करने का भी समय नहीं मिलता है किसे, इब्राहिम लोदी को। क्या नहीं मिलता है, इसका प्रयोग करने का भी समय नहीं मिलता है इब्राहिम लोदी को। तो इस तरह क्या होता है, इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में मारा जाता है, ठीक है। अब जब पानीपत का युद्ध जीत लिया होता है तो आगरा में भी शासन कौन कर रहा होता है, आगरा में शासन कर रहा होता है इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी ने वहाँ क्या होता है, खजाने रखे होते हैं, ठीक है, अपनी वित्तीय स्थिति के लिए खजाने रखे होते हैं। और वही खजाना अब किसके पास चले जाता है, वो खजाना अब चले जाता है किसके पास, बाबर के पास, ठीक है। बाबर इससे क्या करता है, जब ये खजाना मिलता है बाबर को तो बाबर उससे अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक करता है, ठीक है, क्योंकि उस समय वो आया होता है कहाँ से, काबुल से आ रहा है, तो अपने साथ खजाना नहीं लेके आ रहा है, ठीक है, कोई धन नहीं है उसके पास, वो साम्राज्य का विस्तार कैसे करेगा आगे चलकर। तो उसी खजाने के थ्रू वो क्या करता है, अपनी वित्तीय स्थिति को बनाता है। और जो प्रत्येक काबुल निवासी होते हैं, जो काबुल के निवासी होते हैं, उन्हें क्या करता है, चांदी का सिक्का भेंट करता है। क्या करता है, चांदी का सिक्का भेंट करता है। जिसके बाद जो काबुल के निवासी होते हैं उसे एक उपाधि देते हैं और वो उपाधि होती है कलंदर की उपाधि। किसकी उपाधि होती है, कलंदर की उपाधि, ठीक है। अब जब पानीपत का युद्ध हो जाता है तो जो इसके सैनिक होते हैं, किसके, बाबर के जो सैनिक होते हैं, उस समय चल रही होती है, गर्मी का टाइम होता है, तो गर्मी के टाइम में जो इसके सैनिक होते हैं वो क्या होते हैं, घर से दूर होते हैं, ठीक है, घर से दूर होते हैं। तो वो काबुल जाने का प्रस्ताव रखते हैं किसके सामने, बाबर के सामने। और बाबर राज़ी हो जाता है। बाबर कहता है जो लोग भी काबुल अपने शहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और कुछ लोग उसमें से कहाँ चले जाते हैं, काबुल वापस चले जाते हैं। अब बाबर अपने बाबरनामा में एक वाक्य बोलता है, किसके उपलक्ष्य में, भारत की विजय के उपलक्ष्य में। वो क्या बोलता है कि काबुल विजय, ठीक है, 1504 ईस्वी में जब इसने काबुल विजय किया था, काबुल विजय से लेकर पानीपत में अपनी जीत तक, ठीक है, काबुल विजय से लेकर पानीपत में अपनी जीत तक हिंदुस्तान को जीतने के बारे में कभी नहीं छोड़ा। अर्थात वह भी चाहता था कि वो हिंदुस्तान जीते, पर होता क्या था, जब भी वो हिंदुस्तान जीतने आता था तो उसके जो शासक थे वो क्या करते थे, इसके दूसरे शहर पर हमला कर देते, जिस कारण ये भारत में आक्रमण नहीं कर पाता था, ठीक है। अब जो पानीपत की लड़ाई थी वो एक निर्णायक लड़ाई थी, ठीक है। इस लड़ाई ने क्या करा था, इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, लोदी वंश की कमर तोड़ दी थी। और उसके बाद क्या हुआ था, दिल्ली और आगरा का पूरा क्षेत्र किसका अंडर में हो गया था, बाबर के अंडर में आ गया था, ठीक है। अब दिल्ली और आगरा में कौन शासन करेगा, बाबर शासन करेगा, पर इसकी सेना तो कम है। इसकी सेना क्या है, कम है। हमने देखा कि 12,000 सैनिकों के साथ आ रहा है, प्लस उनके जो अन्य शासक हैं भारत के वो क्या कर रहे हैं, यहाँ इसका साथ दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसके अन्य सैनिक जो हैं वो वापस जाना चाहते थे और वो भेज देता है, तो यहाँ इसकी सेना क्या हो जाती है, और कम हो जाती है। अब इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात युद्ध होता है किसका, खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा का युद्ध जो होता है 16 मार्च 1527 को
खानवा नामक स्थान पर एक युद्ध होता है। कब? 1527 में। ये जो युद्ध होता है वो होता है राणा सांगा और बाबर के बीच। किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच। अब भैया राणा सांगा ने तो इसे बुलाया था भारत में युद्ध करने के लिए, तो क्यों राणा सांगा से बाबर युद्ध करता है? ठीक है, इसका कारण यह होता है कि जब राणा सांगा एक समझौता करता है किससे? बाबर से। बाबर कहता है कि जब राणा सांगा ने मेरे से समझौता किया था कि जब मैं भारत में इब्राहिम लोदी से आक्रमण करूंगा तो जो किसकी? राणा सांगा की सेना है वो किसका साथ देगी? वो साथ देगी बाबर का। ठीक है, बाबर का साथ देगी। पर होता क्या है, राणा सांगा अपनी सेना नहीं भेजते हैं किसके पास? बाबर के पास। तो उन पर एक आरोप लगाता है। कौन? बाबर क्या आरोप लगाता है? समझौता तोड़ने का एक आरोप लगाता है राणा सांगा के ऊपर। ठीक है, जब राणा सांगा के ऊपर समझौता तोड़ने का आरोप लगाता है तो जो अगला अभियान बाबर करता है वो करता है किसके ऊपर? राणा सांगा के ऊपर। ठीक है, अब राणा सांगा आगरा तो विजय कर लिया था किसने? बाबर के हाथों में। अब दिल्ली भी है, आगरा भी है। अब आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर, 40 किलोमीटर दूर आगरा से एक स्थान चुनता है। कौन? बाबर, युद्ध के लिए। किसके विरुद्ध? राणा सांगा के विरुद्ध। आगरा से 40 किलोमीटर दूर एक खानवा नामक स्थान को चुनता है। और ये वही यहाँ क्या होता है? खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, अब राणा सांगा की जो सेना होती है वो सेना होती है 2 लाख सैनिकों की सेना। ठीक है, क्योंकि उस समय इब्राहिम लोदी के बाद जो सबसे बड़ा शासक भारत में राज कर रहा होता है वो होते हैं राणा सांगा। ठीक है, अब राणा सांगा की 2 लाख की सेना होती है जिसमें हसन खान भी उसका साथ देते हैं, राणा सांगा का साथ देते हैं। महमूद लोदी भी राणा सांगा का साथ देता है। आलम खां और मेदिनी राय ये सब क्या करते हैं? राणा सांगा का साथ देते हैं। अब महमूद लोदी तो अफगान था, हसन खां और महमूद लोदी अफगान थे, जिस कारण वो किसका साथ देते हैं? राणा सांगा का साथ देते हैं। यहाँ मेदिनी राय को भी भय लगा रहता है कि बाबर हमारे ऊपर भी अधिकार जमा लेगा, तो इसलिए वो भी साथ देते हैं किसका? राणा सांगा का। पर बाबर के पास जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो होती है उसकी सेना, जो आत्मविश्वास से भरी हुई होती है। और वो सेना क्या करती है? एक जिहाद का नारा देकर, ठीक है, जिहाद का नारा देकर क्या करती है? राणा सांगा की सेना पर टूट पड़ती है। ठीक है, जिहाद का नारा देकर राणा सांगा की सेना पर टूट पड़ती है। अब ये अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जो खानवा का युद्ध होता है उससे पहले क्या करता है? सैनिकों पर सीमा शुल्क लगा देता है। क्या कर देता है? सैनिकों पर सीमा शुल्क लगा देता है। दूसरा, तमगा पर कर लगा देता है और शराब बेचने व खरीदने पर पाबंदी लगा देता है। हालांकि जो बाबर होता है वो भी शराब का बहुत बड़ा आदी होता है। ठीक है, लेकिन वो शराब छोड़कर क्या? अफीम का सेवन करने लग जाता है। ठीक है, तो शराब पर क्या लग जाता है? पाबंदी कर देता है। चौथी चीज़ ये क्या करता है? अपने पक्के मुसलमान होने का दावा करता है घड़ों को फोड़कर। किसको फोड़कर? घड़ों को फोड़कर ये पक्के मुसलमान होने का दावा करता है। सिर्फ किस लिए? अपनी सेना का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। ठीक है, और जब बाबर की सेना राणा सांगा की सेना पर टूट पड़ती है तो राणा सांगा की सेना तितर बितर हो जाती है और इस युद्ध में राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। अब जब बाबर खानवा का युद्ध विजय कर लेता है तो इसी के बाद, ठीक है, हमने इसकी उपाधि के बारे में पढ़ा था, इसको उपाधि दी गई थी गाजी की। तो इसकी जो उपाधि थी, इसी युद्ध के बाद, खानवा के युद्ध के बाद इसको एक उपाधि दी जाती है और वो उपाधि होती है गाजी की उपाधि। जब ये राणा सांगा के विरुद्ध खानवा का युद्ध जीत लेता है तो ग्वालियर धौलपुर के किलों पर इसका कब्जा हो जाता है। कहाँ हो जाता है? ग्वालियर और धौलपुर के किलों पर इसका कब्जा हो जाता है। दूसरी चीज़, जो हसन खान होते हैं, जो राणा सांगा के विरुद्ध अभियान में शामिल होते हैं, हसन खान, उनसे ये ग्वालियर का एक बड़ा क्षेत्र को छीन लेता है। क्या कर लेता है? ग्वालियर का एक बड़ा क्षेत्र छीन लेता है। इस प्रकार जो महान शासक राणा सांगा होते हैं उनकी मृत्यु खानवा का युद्ध बन जाती है। किस लिए? सिर्फ इनके समझौता तोड़ने के कारण। अब हम बाबर के दूसरे युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं।
अब बात करते हैं बाबर द्वारा लड़े गए अगले युद्ध की। ठीक है, तो बाबर ने 1528 ईस्वी में अगला युद्ध लड़ा था जो था चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध, ठीक है, चंदेरी का युद्ध हुआ क्यों, सबसे पहले ये बात करते हैं। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था राजा मेदिनी राय से। किसका? बाबर और राजा मेदिनी राय से। हमने देखा था कि जब बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था, ठीक है, खानवा का युद्ध लड़ा था, तो उस समय उसकी सहायता हसन निज़ामी और किसने की थी? राजा मेदिनी राय ने की थी। और उस हसन निज़ामी से अलवर का एक क्षेत्र किसने छीन लिया था? बाबर ने छीन लिया था। ठीक है, हसन निज़ामी से बदला ले लिया है, अब एक दूसरे शासक से बदला लेना है जो है कौन? राजा मेदिनी राय। अब राजा मेदिनी राय से क्या करता है? ये क्या करता है? चंदेरी नामक स्थान पर युद्ध करता है। ठीक है, कौन? बाबर। और उस समय जो राजा मेदिनी राय की सहायता करते हैं वो करते हैं कौन? शेर खां, भारत का शेर। ठीक है, वही शेर खां, भारत का शेर, जिसे शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। तो वही शेर खां क्या करते हैं? सहायता करते हैं किसकी? राजा मेदिनी राय की। और बाबर की सेना जब टूट पड़ती है राजा मेदिनी राय पे, तो राजा मेदिनी राय की सेना बुरी तरह से पराजित हो जाती है। और इस तरह चंदेरी का युद्ध भी किसके पक्ष में आ जाता है? बाबर के पक्ष में आ जाता है। इसके बाद बाबर जो अगला युद्ध करता है वो करता है किसका? घाघरा का युद्ध, जो कि बंगाल और बिहार और बंगाल के मध्य में पड़ता है। अब इसमें जो युद्ध होता है वो होता है बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना के साथ। किसके साथ? बंगाल और बिहार। बंगाल और बिहार जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं क्या? एक। किसके पक्ष? किसके विपक्ष में? बाबर के विपक्ष में। तो जब एक हो जाते हैं तब होता है क्या? घाघरा का युद्ध। उस समय बंगाल का जो नवाब रहता है वो रहते हैं कौन? नुसरत शाह। अब नुसरत शाह ने अपनी जो बेटी होती है, ठीक है, बेटी की शादी किससे करवाई होती है? वो करवाई होती है इब्राहिम लोदी से। तो इब्राहिम लोदी को, ठीक है, इब्राहिम लोदी को जब बाबर मार देता है तो उससे बदला लेने के लिए जो नुसरत शाह होते हैं, बंगाल के नवाब होते हैं, बंगाल के शासक होते हैं, वो क्या करते हैं? युद्ध करते हैं बिहार की एक संयुक्त सेना को लेकर बाबर के साथ। ये जो युद्ध होता है, ये जो युद्ध था घाघरा का युद्ध, जो 5 अप्रैल 1529 ईस्वी को हुआ, ये बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध होता है। ठीक है, इस युद्ध के बारे में एक और बात बता दें कि ये जो युद्ध था वो जल और थल दोनों में लड़ा गया युद्ध था। क्या था? जल और थल दोनों में लड़ा गया युद्ध था। इस युद्ध में भी विजय हो जाती है किसकी? बाबर की। और इस विजय के बाद बाबर बन जाता है पूरे भारत का शासनकर्ता। जब ये विजय कर लेता है घाघरा का युद्ध को, तो बंगाल से सिंधु, ठीक है, उधर पूर्व से पश्चिम सिंधु तक का पूरा क्षेत्र किसके अंदर में आ जाता है? वो आ जाता है बाबर के अंडर में। और ऊपर हिमालय से ग्वालियर तक का पूरा क्षेत्र हो जाता है किसका? बाबर का। इसलिए तो पूरा भारत विजय कर लिया है। तो यही चीज़ है कि बंगाल से सिंधु और हिमालय से ग्वालियर तक का पूरा क्षेत्र किसके कब्जे में आ गया है? बाबर के कब्जे में आ गया है। अब बाबर को क्या होता है? फारसी का तो ज्ञान होता ही है, ठीक है, तुर्क और फारसी का ज्ञान होता है। और उसकी जो मातृभाषा होती है, जो उसकी मातृभाषा होती है वो होती है क्या? तुर्क। ठीक है, मातृभाषा क्या होती है? तुर्क होती है। तो तुर्क में वो अपनी क्या लिखता है? एक तुजुक-ए-बाबरी लिखता है, अपनी एक आत्मकथा लिखता है, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है। ठीक है, बाबर क्या करता है? अपनी एक आत्मकथा लिखता है जिसे क्या कहा जाता है? बाबरनामा या फिर तुजुक-ए-बाबरी। अब उसी बाबरनामा, जो तुजुक-ए-बाबरी पुस्तक है, उसका अनुवाद करते हैं फारसी में कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। अर्थात इसके जो शासनकाल के विद्वान हैं वो कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना है, जो बाबर की बाबरनामा को फारसी में अनुवाद करते हैं। और 26 दिसंबर 1520 ईस्वी को मुगल साम्राज्य के मुगल शासन के पहले शासककर्ता बाबर की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इसे आगरा के आरामबाग में क्या होता है? दफनाया जाता है। लेकिन बाद में इसने अपनी बाबरनामा में काबुल को अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान माना होता है, जिसके बाद इसका जो मकबरा है वो काबुल में क्या है? स्थापित करा गया। काबुल में इसका मकबरा बनाया गया। ठीक है, काबुल में इसे लाया गया। अब बाबर की मृत्यु के बाद उसके 9 पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ पुत्र कौन?
जो होता है वो शासन करता है कहाँ, दिल्ली सल्तनत पर, भारत पर शासन करता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम शेरशाह सूरी या फिर हुमायूं को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। अगर आपको हमारी आज की वीडियो के PDF नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।